सर्दियों का मौसम जो कुदरत के लिए एक तरह से आराम का समय है, वो इंसान के दिल के लिए सबसे खतरनाक क्यों बन जाता है? ये एक अजीब सी पहेली है। तो आज की हमारी जो ये चर्चा है वो इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करेगी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे हजारों साल पुराने वैदिक ज्ञान और आज के आधुनिक विज्ञान को एक साथ रखते हैं। और जो जवाब मिलते हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। हाँ, हमारा मिशन यही समझना है कि ठंड के मौसम में दिल का दौरा पड़ने का खतरा क्यों बढ़ जाता है और कैसे प्राचीन ज्ञान हमें इससे बचने का रास्ता दिखा सकता है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास ही इस विषय को इतना दिलचस्प बनाता है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, खासकर चरक संहिता और अथर्ववेद, वो इस मौसमी खतरे को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक श्लोक भी है, हेमंते शिशिरे चव वात कुप्यति मारुतः, जिसका सीधा सा अर्थ है कि हेमंत और शिशिर यानी शीत ऋतु में वात दोष का प्रकोप बढ़ जाता है। वात दोष। हाँ, और यही असंतुलन कई समस्याओं की जड़ है। ये शब्द अक्सर सुनने में आता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्या हम इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं लगती। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आयुर्वेद में वात को शरीर में गति और प्रवाह को नियंत्रित करने वाली ऊर्जा माना जाता है, ठीक हवा की तरह। अच्छा। ये हमारे सांस लेने, रक्त संचार और यहाँ तक कि हमारे नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स तक को कंट्रोल करता है। जब ये संतुलन में है तो सब कुछ सहज है, और जब नहीं है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो शरीर में रूखापन, अनियमितता और एक तरह की अस्थिरता आ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ठंड में तेज और सूखी हवा चलती है, और यही अस्थिरता हमारे हृदय को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो ये सिर्फ ठंड नहीं है, बल्कि ठंड के कारण शरीर के अंदर जो वायु तत्व है उसका बढ़ना है, जो ये अस्थिरता पैदा करता है। चलिए, तो इस समझ के साथ अब गहराई में उतरते हैं। स्रोत इस मौसमी खतरे के पीछे मुख्य कारण क्या बताते हैं? सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे तात्कालिक कारण है रक्त वाहिनियों का संकुचन, जिसे अंग्रेजी में वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वास्कुलर कंस्ट्रिक्शन। वेदों में भी इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, शीत संकोचन। ये शरीर की एक तरह की आत्मरक्षा प्रणाली है, मतलब एक डिफेंस मैकेनिज्म। एकदम। जैसे ही बाहर का तापमान गिरता है, हमारा शरीर अपने जरूरी अंगों को, जैसे दिल और दिमाग, इनको गर्म रखने के लिए त्वचा के पास की खून की नलियों को सिकोड़ देता है, ताकि शरीर की जो गर्मी है वो बाहर न निकले। इसको शायद ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी के एक मोटी पाइप को अगर दबाकर पतला कर दिया जाए, हाँ, तो पानी को उसी मात्रा में आगे भेजने के लिए मोटर पर जाहिर है ज्यादा दबाव पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये पाइप वाली मिसाल एकदम सटीक है। यही हमारे हृदय के साथ होता है। जब नसें संक्रिय हो जाती हैं तो दिल को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस अतिरिक्त दबाव से रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर वो अचानक बढ़ सकता है, जो पहले से ही हृदय रोगियों के लिए खतरनाक है। नसों का सिकुड़ना तो समझ आता है, ये तो शरीर का भारी ठंड पर एक सीधा रिएक्शन है। लेकिन क्या हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि ठंड का असर हमारे खून पर, मतलब अंदरूनी तौर पर भी पड़ता है? हाँ, और यही दूसरा बड़ा कारण है, रक्त का गाढ़ा होना। और ये हमारी एक बहुत ही आम आदत से जुड़ा है। कौन सी आदत? सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है। सही बात है। चरक संहिता में भी साफ तौर पर कहा गया है, शीत काले जलतृष्णा न्यून भवति, यानी ठंड के मौसम में पानी पीने की इच्छा स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। और हम इसे सामान्य मानकर पानी कम पीते हैं, जो एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। मुझे लगता है शायद शरीर को भी लगता है कि पसीना नहीं आ रहा तो पानी की जरूरत नहीं है। और यही तो धोखा है। भले ही पसीना ना आए, शरीर के अंदरूनी कामों के लिए पानी की उतनी ही जरूरत होती है। जब हम पानी कम पीते हैं तो खून में तरल पदार्थ की कमी हो जाती है और वो गाढ़ा होने लगता है। अब सोचिए, एक तो नसें पहले से ही सिकुड़ी हुई हैं और ऊपर से दिल को उस संक्रिय नली में गाढ़ा खून पंप करना पड़ रहा है। ये तो दिल पर दोहरी मार हो गई। बिल्कुल। और गाढ़े खून का मतलब सिर्फ दबाव बढ़ना नहीं है, इसका एक और भी बड़ा खतरा है ना? हाँ, और वो है खून के थक्के बनने का खतरा, ब्लड क्लॉट्स। अच्छा। गाढ़े तरल पदार्थ में थक्के आसानी से बन जाते हैं, और अगर ऐसा कोई थक्का दिल की धमनियों में या दिमाग तक जाने वाली नसों में फंस जाए तो वो हार्ट अटैक या स्ट्रोक का कारण बन सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब पानी जैसी साधारण चीज की कमी इतने बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। और अब मुझे वात दोष का संबंध भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। आपने कहा था कि वात रूखापन बढ़ाता है।
पानी की कमी भी तो शरीर में एक तरह का रूखापन ही है। आपने दोनों को बिल्कुल सही जोड़ा। यही तीसरा और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वात दोष का प्रकोप। अथर्ववेद कहता है कि शीत ऋतु में वायु तत्व की प्रबलता होती है। ठंडी और रूखी हवाएं शरीर में वात को बढ़ाती हैं, जिससे शरीर में रूखापन आता है, जोड़ों में दर्द होता है और रक्तचाप में अस्थिरता आती है। यही वात हृदय की गति को भी अनियमित कर सकता है। अच्छा, जिसे आयुर्वेद में हृदय स्पंदन विकार कहा गया है। यानी मौसम का असर सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं बल्कि शरीर को चलाने वाली जो ऊर्जा है उस पर भी पड़ता है। चौथा कारण तो हमारी आधुनिक जीवन शैली से जुड़ा लगता है। हाँ, चौथा कारण है शारीरिक गतिविधि में कमी। सर्दियों में ठंड की वजह से हम सब थोड़ा आलसी हो जाते हैं। सुबह की सैर बंद हो जाती है, बाहर निकलना कम हो जाता है और हम ज्यादातर समय रजाई में या हीटर के सामने बैठे रहते हैं। तो जब शरीर स्थिर रहता है तो रक्त संचार स्वाभाविक रूप से धीमा पड़ जाता है। और धीमा रक्त संचार मतलब फिर से वही समस्या, खून के गाढ़े होने और थक्के बनने की आशंका बढ़ जाती है। स्रोतों में एक वैदिक विचार का जिक्र भी है, चलायमान शरीर में ही प्राण संचरित होते हैं। होता है। और पांचवा कारण कुछ ऐसा है जिस पर शायद कुछ दशक पहले तक किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान दोनों इस पर सहमत है, और वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि धूप की कमी का सीधा संबंध हार्ट अटैक से हो सकता है। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, आधुनिक शोध बताते हैं कि विटामिन डी हमारी रक्त वाहिकाओं की जो अंदरूनी परत होती है उसको स्वस्थ और लचीला बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा। ये सूजन को कम करता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में भी इसकी भूमिका है। अब सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, धूप कम निकलती है और हम गर्म कपड़ों से ढके रहते हैं। इस वजह से शरीर में विटामिन डी का निर्माण लगभग बंद हो जाता है। और ये देखना कितना अद्भुत है कि वेदों में सूर्य को हृदय का देवता तक कहा गया है। हाँ, शायद हमारे पूर्वज ये जानते थे कि सूर्य की ऊर्जा सिर्फ बाहरी गर्मी नहीं देती, बल्कि हमारे हृदय के स्वास्थ्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करती है। बिल्कुल। वे शायद विटामिन डी का नाम नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने सूर्य और हृदय के बीच के इस गहरे संबंध को पहचान लिया था। इसीलिए वेदों में हृदय को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। उसे सर्व प्राणानाम धाम कहा गया है, जिसका अर्थ है सभी प्राणों का निवास स्थान। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तो इसे शरीर का राजा तक कहा गया है। ये सिर्फ खून पंप करने वाला एक अंग नहीं, बल्कि जीवन ऊर्जा का केंद्र है। तो अगर समस्याएं इतनी स्पष्ट हैं, सिकुड़ी नसें, गाढ़ा खून, वात का प्रकोप, व्यायाम की कमी और विटामिन डी का अभाव, तो समाधान भी उतने ही स्पष्ट होने चाहिए। हाँ, और इन चुनौतियों से बचने के लिए प्राचीन ज्ञान हमें क्या रास्ता दिखाता है? अथर्ववेद एक बहुत सुंदर और वैज्ञानिक सिद्धांत देता है, ऋतु सातम्य। ऋतु सातम्य, हाँ, इसका अर्थ है ऋतु के अनुसार अपनी जीवन शैली को ढालना, मतलब प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना। एक श्लोक है, शीते उष्णम उपसेवेत उष्णे शीतम समाचरेत। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सरल सा अर्थ है कि ठंड के मौसम में गर्म चीजों और गर्म गुणों को अपनाना चाहिए और गर्मी में ठंडा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। और इसी सिद्धांत पर आधारित 4 मुख्य सावधानियां हमारे स्रोतों में बताई गई हैं। चलिए उन पर एक एक करके बात करते हैं। पहली सावधानी क्या है? पहली और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है सुबह की ठंड से बचाव। अब यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। हम सबने सुना है कि वेदों में कहा गया है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत। हाँ, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। जी। एक मिनट, ये तो स्वास्थ्य का सुनहरा नियम माना जाता है। तो क्या स्रोत ये कह रहे हैं कि सर्दियों में ये सलाह असल में खतरनाक हो सकती है? ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। यही इस ज्ञान की खूबसूरती है। ये नियम सामान्य परिस्थितियों के लिए है, लेकिन सर्दियों में खासकर हृदय रोगियों के लिए इसमें बदलाव की जरूरत है। सुबह 4 से 6 बजे के बीच तापमान सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा ठंड। हाँ, उस समय ठंडी सूखी हवा में बाहर निकलना हमारी रक्त वाहिनियों को अचानक सिकोड़ सकता है, जिससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है। इसी को आधुनिक विज्ञान मॉर्निंग सर्ज कहता है। अच्छा, मॉर्निंग सर्ज। हाँ, जो सुबह के समय हार्ट अटैक के बढ़े हुए खतरे की पुष्टि करता है। तो फिर सही तरीका क्या है? सुबह जल्दी उठें पर बाहर ना निकलें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बिल्कुल, सूर्योदय के बाद ही घर से बाहर निकलें। अगर मॉर्निंग वॉक करनी है तो उसका समय बदलकर सुबह 8 या 9 बजे कर लें, जब धूप निकल आए और हवा में थोड़ी गर्मी आ जाए। बाहर जाते समय हमेशा छाती, गर्दन और सिर को अच्छी तरह ढक कर रखें।
क्योंकि इन हिस्सों से शरीर की गर्मी सबसे तेजी से बाहर निकलती है। और एक जरूरी बात, गर्म बिस्तर से उठकर सीधे बाहर न जाएं। घर के अंदर ही 10-15 मिनट हल्का वार्म अप या स्ट्रेचिंग कर लें, ताकि शरीर तैयार हो जाए। हाँ, ताकि शरीर तैयार हो जाए। और किन चीजों से बचना चाहिए? ये सलाह सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन गर्म कमरे से सीधे बाहर न जाने जैसी आदतें बदलना मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। हीटर वाले गर्म कमरे से सीधे बर्फीली ठंड में जाने से बचें। शरीर को तापमान के इस अचानक बदलाव का आदी होने का समय दें। घने कोहरे में बाहर निकलने से बचें और कभी भी खाली पेट ठंड में बाहर ना निकलें। हल्का गर्म नाश्ता करके निकलना शरीर को अंदरूनी ऊर्जा देता है। ये बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अब आते हैं दूसरी सावधानी पर, जो सीधे तौर पर खून के गाढ़े होने की समस्या से जुड़ी है। हाँ, दूसरी सावधानी है उष्णोदकम यानी गर्म पानी का सेवन। वेद कहते हैं उष्णोदकम हृदयस्य बलकारकम, यानी गर्म पानी हृदय को बल देता है। जी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। गर्म पानी पीने से खून को गाढ़ा होने से रोकने में मदद मिलती है, मतलब ये उसे पतला रखता है। ये बंद नसों को खोलने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में मदद करता है। अच्छा। और साथ ही ये शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है। तो इसे अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल किया जाए? क्या सिर्फ सुबह गर्म पानी पीना काफी है? सुबह की शुरुआत खाली पेट 1 से 2 ग्लास गुनगुने पानी से करना सबसे अच्छा है। आप स्वाद और फायदे बढ़ाने के लिए इसमें तुलसी की पत्तियां या कसावा अदरक भी मिला सकते हैं। लेकिन सिर्फ सुबह पीना काफी नहीं है। दिन में कम से कम 6-8 ग्लास गुनगुना पानी पीने का लक्ष्य रखें। और सबसे जरूरी बात, प्यास लगने का इंतजार ना करें। अच्छा, ये जरूरी है। हाँ, क्योंकि सर्दियों में प्यास का एहसास कम होता है, इसलिए हर घंटे 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। स्रोतों में एक विशेष वैदिक नुस्खा भी दिया गया है। गर्म पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक और कुछ बूंदे नींबू का रस मिलाकर पीना। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखता है। और जाहिर है कि फ्रिज का ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स तो सर्दियों में दुश्मन की तरह है। निश्चित रूप से। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की, जो आहार से जुड़ी है, जिसे हमारे शास्त्रों में अन्नम ब्रह्म यानी भोजन ईश्वर है कहा गया है। तो सर्दियों में ईश्वर के इस रूप का सेवन कैसे करना चाहिए? हमारा आहार कैसा हो? हमें उष्ण वीर्य भोजन करना चाहिए, यानी ऐसा भोजन जिसका प्रभाव शरीर पर गर्म हो। जैसे कि स्रोत देसी घी, हल्दी वाला दूध, मूंगफली, बादाम, अखरोट और तिल गुड़ जैसी चीजों की सलाह देते हैं। ये शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू खून को गर्म रखते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। तब ये कहावत लगती थी, लेकिन अब इन स्रोतों को देखकर समझ आता है कि इसके पीछे कितना गहरा विज्ञान छिपा है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है और ये वात को शांत करते हैं। और सब्जियों और अनाज के बारे में क्या? मौसमी सब्जियां जैसे गाजर, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब सर्वोत्तम है। भोजन में खिचड़ी, दलिया और गर्म सूप को शामिल करना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये पचने में आसान होते हैं। इसके अलावा अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च जैसे गर्म मसालों का प्रयोग करना चाहिए। ये न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर करते हैं। और किन चीजों से परहेज करना चाहिए? ठंडी तासीर की चीजें जैसे केला या दही, बासी भोजन और ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे अचार और पापड़, और जंक फूड से बचना चाहिए। ये सभी शरीर में वात को बढ़ाते हैं और हृदय पर अनावश्यक बोझ डालते हैं। और अंत में चौथी सावधानी, जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन से भी जुड़ी है। हाँ, और शायद ये सबसे महत्वपूर्ण है। चौथी सावधानी है योग और प्राणायाम। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि तनाव और चिंता हृदय रोगों के बहुत बड़े कारक हैं। बिल्कुल। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन निकलते हैं, जो ब्लड प्रेशर और हृदय गति को बढ़ा देते हैं। स्रोत बताते हैं कि योग और प्राणायाम मन को स्थिर करते हैं। जब मन शांत होता है तो हृदय की गति संतुलित रहती है। तो क्या इसके लिए कोई खास तरह का प्राणायाम सुझाया गया है? अनुलोम विलोम जैसे सरल प्राणायाम सबसे प्रभावी हैं। ये शरीर के दाईं और बाएं हिस्से में ऊर्जा का संतुलन बनाता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है और रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। रोजाना सिर्फ 10-15 मिनट का प्राणायाम भी हृदय को बहुत आराम दे सकता है। तो आज की चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों ही सर्दियों में हृदय का विशेष ध्यान रखने की सलाह देते हैं, और समाधान किसी महंगी दवा या जटिल प्रक्रिया में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे समझदारी भरे बदलावों में छिपा है। सही समय पर बाहर निकलना, गर्म पानी पीना, मौसम के अनुकूल भोजन करना और तनाव को नियंत्रित रखना, ये साधारण आदतें हमें बड़े खतरों से बचा सकती हैं। और ये जानना वाकई आकर्षक है कि ऋतु साथ में या मौसम के अनुसार जीवन शैली का ये प्राचीन विचार कितना ज्यादा वैज्ञानिक है। ये केवल सर्दियों या हृदय स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये समग्र कल्याण का एक शाश्वत सिद्धांत है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के विरुद्ध जाने की बजाय उसके साथ तालमेल बिठाकर चलना ही स्वास्थ्य का असली रहस्य है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों ने हमें सर्दियों के लिए ऋतु के अनुसार ढलने का रास्ता दिखाया। ये विचार करने योग्य है कि अगर प्राचीन ज्ञान सर्दियों की स्वास्थ्य चुनौतियों का इतना सटीक अनुमान लगा सकता है, तो आधुनिक जीवन शैली में मौसम के अनुसार और कौन से छोटे बदलाव हो सकते हैं जिन्हें हम अनदेखा कर रहे हैं और जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।